स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी और अभी तक अपनी 7 से 8 क्लासें हो गई हैं और उसमें कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हम पढ़ के आए हैं बिल्कुल जीरो से। अगर कहीं भी प्रायिकता अगर अपने सिलेबस में हो, चाहे वो कक्षा 12 के लिहाज से हो, चाहे वो कोई कंपटीशन के लिहाज से हो, अगर शुरू से अगर इसको पढ़ते हैं तो सारे के सारे पर्सन सही होंगे अपने, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। अभी इसमें और होंगी क्लासें, तो हर चीज़ को अपन ने बहुत ही बारीकी से पढ़ा है और बारीकी से अपन पढ़ेंगे। और ये निश्चित है कि अगर ये क्लासें देखने के बाद में अगर कोई भी इसको देखेगा तो निश्चित रूप से ही उसके सारे के सारे कंसेप्ट वो क्लियर होंगे। अब आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ना, वो एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उसमें से प्रश्न आना बिल्कुल तय है। परीक्षा में प्रश्न आएगा, देखने को मिलेगा इसमें से प्रश्न, चाहे वो अपने कंपटीशन के लिहाज से देखें और चाहे आप उसको अपने कक्षा 12 के लिहाज से देखिए। कक्षा 12 के अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न आएगा, एक प्रश्न तय है, आना आएगा ही वो। और कंपटीशन के लिहाज से भी अगर देखें तो इसमें से एक प्रश्न आएगा। अभी करंट में ही पीछे 2 एग्जाम हुई थी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, दोनों ही एग्जामों में इसमें से प्रश्न आया था, तो प्रश्न इसमें से आना है। अब देखो आज का अपना जो टॉपिक है ना, मेन जो टॉपिक है वो तो अपना बेस पर में, लेकिन बेस पर में से पहले अपन थोड़ा सा इसमें से संबंधित कुछ बातें और हम वो देखेंगे। पहले देखो, पहले अपने लिखा है प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, यानी पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। एक सैंपल स्पेस अगर है, उस सैंपल स्पेस का पार्टीशन अपने को देखना है। देखो जैसे मान लो कि ये इतना सा कोई भाग होगा, ये अपना प्रतिदर्श समष्टि होगी ऐसे, ठीक है, और इसके 2 भाग बना दें। चलो हमने ये भाग कर दिया 2, तो ये इसके भाग हो गए, पार्टीशन हो गया ही। अगर 4 कर दें, 4 भाग हो गए, और लाइन के 2 भाग बढ़ गए। इस प्रकार से भाग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर इन सभी को अगर हम जोड़ें तो क्या होगा, अगर सभी को जोड़ देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये छोटे छोटे भाग हैं वो सारे इसके भाग हो गए, और इनको सभी को जोड़े तो ये ऐसा आ जाए, ठीक है। तो अगर इनका योग करें और वो अगर ऐसा नहीं हो तो इसका मतलब वो उसका कंप्लीट पार्टीशन नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें से किसी को छोड़ दिया, या फिर कोई और अलग से हमने ये हर कोई और अलग से एक पार्ट और ले लिया, वो इसमें जोड़ दिया, तो वो तो ऐसे ज़्यादा जाएगा, तो ये उसका पार्टीशन नहीं है, ठीक है ना। पार्टीशन का मतलब ये है कि कोई भी आपकी जो मैट्रिक्स स्पेस होगी, ठीक है, उस स्पेस के कितने भी भाग बना लो आप, उन सभी भागों को अगर ऐड करेंगे ना तो वापस ऐसा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई जगह से संबंधित बात तो है नहीं, ठीक है ना। यहाँ तो क्या थी, अपने प्रायिकता जो पढ़ रहे हैं वो तो घटनाओं पर आधारित है, ठीक है। तो घटनाओं पर आधारित है, मतलब प्रतिदर्श समष्टि यानी आपकी मैट्रिक्स स्पेस थी, वो तो क्या थी, यानी उन सभी संभावित घटनाओं का समुच्चय था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे मान लो कि हमारे पास एक कोई ये मैट्रिक्स स्पेस हो गई, और अब एक घटना अपने पास E1 हो गई, और दूसरी जैसे मान लो एक तो ये तो E तो क्या हो गई, होने घटना, और E डैश मतलब नहीं होने की, ठीक है ना। तो कोई घटना घटित होगी और कोई घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, अगर दोनों का योग करें तो क्या हो जाएगा, एक। तो ये दोनों जो है ना वो ऐसी क्या होगी, पार्टीशन हो गई। इसी प्रकार से अगर इसमें से और घटना ले लूँ कि E1 E2 E3, ठीक है, इस बहुत सारे ले लूँ, और फिर इन सभी का अगर मैं यूनियन निकाल दूं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, और वो अगर इसके बराबर आ जाए, तो ये सारी सारी घटनाएं जो वो इसके एक विभाजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स स्पेस का आपका जो भी आपके ये सैंपल स्पेस जो है ना, सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। तो पार्टीशन का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके पास जितनी घटनाएं दे रखी है ना, उन घटनाओं से, और या आपके पास से जो भी प्रतिदर्श समष्टि है, उनमें जितनी भी जो घटनाएं हैं, उन सभी का अगर हम यूनियन निकालें तो वो ऐसे के बराबर हो जाए। साथ में क्या हो कि इंटरसेक्शन जो है ना, जैसे मान लो कि E1 और E2, ठीक है, हमने ये लिया, तो इसका अगर इंटरसेक्शन निकालें तो वो फाई आना चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो अगर जैसे मान लो कि हमारे पास E1 E2 और E3 ये 3 घटनाएं हमने ली, ठीक है ना। अगर तीनों का यूनियन निकाल लें वो तो आ जाए एस के बराबर, ठीक है। और E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लें, या E2 इंटरसेक्शन E3 निकाल लें, ठीक है। ये सब जो है ना वो अगर फाई आए तो ये जो E1 E2 E3 जो है ना वो आप इसका विभाजन, एस का विभाजन होगी, और ये E1 E2 E3 जो है वो एस के मतलब प्रतिदर्श समष्टि जो है उसके विभाजन का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब जो अपना मेन टॉपिक है ना, वो तो देखो ये है
हमारा टॉपिक है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ठीक है ना। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, देखो हम ज़्यादा इसके डीपली नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जो मेन मुद्दे की बात वो करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई घटना है E1 E2 E3 और इस प्रकार से कोई प्रतिदर्श समष्टि थी अपनी S, और उसके हमने n भागों में डिवाइड कर दिया, E1 E2 E3 इस प्रकार से उनको n भागों में डिवाइड कर दिया। और इन सभी का अगर हम यूनियन निकालें, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन और En, अगर ये निकालें, ये आ जाए प्रतिदर्श समष्टि S के बराबर, तो ये क्या करेंगी, प्रतिदर्श समष्टि जो है उसके विभाजन का निर्माण करेगी, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हमारे पास इनके अलावा कोई घटना A और हो, ठीक है ना, कोई घटना A है और उस घटना की अगर हम प्रायिकता निकालें तो वो प्रायिकता क्या आएगी, ठीक है। उस घटना A की अगर प्रायिकता निकालें तो वो प्रायिकता क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी E1 की प्रायिकता, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1, यानी E1 घटना घट चुकी है उसके बाद में A की प्रायिकता, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E2, यानी E2 की प्रायिकता और फिर A की प्रायिकता जब E2 घटना घट चुकी है। इस प्रकार से इन सभी को ऐड करते जाएं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन En। ये जो है इसी थ्योरम को अपन बोलते हैं कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। मतलब ये है कि E1 E2 कोई भी E1 E2 E3 और En तक, यानी किसी ये सारी घटनाएं जो हैं वो एक अपने पास जो आपकी प्रतिदर्श समष्टि है उसके विभाजन का निर्माण करें, ठीक है ना। तो इसके बाद में मतलब एक घटना कोई A और इस प्रकार से हो कि उस घटना A की प्रायिकता अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, A की प्रायिकता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि E1 की प्रायिकता, फिर A की प्रायिकता कब, जब E1 घट चुकी है, इन सभी का और योग निकालेंगे तो वो इस A की प्रायिकता के बराबर आएगी। अब पहले इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या अपना, कि क्वेश्चन ये सारी चीज़ें जो है ना अभी मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, चाहे बेस वर में हो, चाहे प्रायिकता ये आपकी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो, और चाहे आपकी बेस थ्योरम हो। ये दोनों ही जो कंसेप्ट है ना, ये हालांकि ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं इसके कोई स्पेशल नाम से आता है कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या है उसको लिखो, ठीक है ना। और लिखना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से लिख देंगे कि भाई संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लिखनी है तो ये लिख देंगे कि भाई E1 E2 E3 से लेकर के En तक कोई अपने आपके सैंपल स्पेस है उसके क्या है, कोई घटनाएं हैं जो उसके विभाजन को व्यक्त करती हैं। तो और ए कोई इनके अलावा कोई और घटना है, ठीक है ना। अब ये ए घटना जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई E1 और ए में से कुछ कॉमन हो या E2 में और ए में से कोई कॉमन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में ए की प्रायिकता अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे कि भाई E1 की प्रायिकता गुणा ए की प्रायिकता कब, जब E1 घटना घट चुकी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जितनी भी है ना इन सभी को, यानी उस घटना की प्रायिकता फिर ए की प्रायिकता कब, जब वो घटना घट चुकी है, और उन सभी का योग कर देंगे तो अपने पास ए की प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो। और क्वेश्चन जो अपना एक्सरसाइज 13.3 जो है ना उसके ऊपर पहला ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद है। एक कलश में गेंद है, देखो कलश में रेड गेंद कितनी है, रेड गेंद तो है कितनी 5, और ब्लैक गेंद कितनी है, वो भी 5 है, ठीक है ना। रेड गेंद भी 5 है और ब्लैक गेंद भी 5 है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि इसका रंग नोट कर, फिर याद रखा एक गेंद निकाली जाती है, कलश के अंदर हाथ डाला और एक गेंद निकाली, एक गेंद निकालने के बाद में उसका रंग देखा, ठीक है ना, और रंग देख के फिर उस गेंद को वापस उस बैग में डाल दिया, और जैसे ही निकली वैसे के वैसे 2 गेंद और निकाली, 2 गेंद और डाल दी उसमें, जिस कलर की निकली है उसी कलर की 2 गेंद और डाल दी, ठीक है ना, और उसके बाद में एक गेंद और निकाली जाती है। तो देखो प्रश्न को पढ़े ध्यान से कि एक कलश में 5 लाल 5 काली गेंद है, याद रखा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है, पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद के लाल होने पर ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है ये कि एक कलश है, ठीक है, उस कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसमें से एक गेंद निकाली, एक गेंद निकाली, निकालने के बाद में जिस रंग की वो गेंद निकली उसी रंग की गेंद उसमें 2 और डाल दी, और उसके बाद में
एक गेंद निकाली जाती है, तो उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो गेंद तो दो ही प्रकार की है इसमें। अब देखो इसमें दो घटना है, दो कंडीशन बन रही है। क्या कि जब मतलब पहले तो ये है कि जब प्रथम बार लाल गेंद निकलती है तो चलो इसको मिटाता हूँ पहले, क्योंकि थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए इसमें, क्वेश्चन में जगह ज़्यादा चाहिएगी, आएगा नहीं ये। देखो ऊपर से करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, और ये कह रहा है कि कलश में लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद 5 है और काली गेंद भी 5 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें से कलश में से एक गेंद निकाली है और निकालने के बाद उसका रंग देखा और उस गेंद को वापस डाल दिया और वैसे ही रंग की 2 गेंद और डाल दी और उसके बाद में गेंद निकाली गई है। उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछी है। अब देखो इसमें 2 संभावना है। जैसे मान लो कि 5 गेंद थी, उसमें से हाथ डाला, एक गेंद निकली, वो लाल निकल गई। लाल निकली तो लाल फिर उसमें वो डालनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर अगर जैसे मान लो कि पहली गेंद काली निकल जाए, ठीक है, तो फिर दूसरी गेंद जो है काली निकलेगी, तो फिर क्या है, वैसे ही 2 गेंद और दो डालेंगे, काली रंग के और डालेंगे और उसके बाद अपन गेंद निकालेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न को कर रहा हूं ध्यान से देखना। देखो इसमें 2 घटनाएं बनेंगी, कंडीशन बनेगी। फर्स्ट, जब प्रथम गेंद लाल रंग की निकलती है तो चलो 1 मिनट रुको, पहले तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की जो गेंद है उसकी प्रायिकता क्या होगी, मतलब रेड कलर की जो गेंद है ना उसकी प्रायिकता, चलो इसको ले लेते हैं अपने E1 से लिख देते हैं E1, तो ये तो होगी 5 और 5/10 मतलब 1/2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब काली गेंद, तो इसको E1 लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ E2। ठीक है, 5/10 1/2। ठीक है, अब देखो दूसरी बात देखना, जब प्रथम बार निकाली गई गेंद लाल है तो कलश में गेंद लाल है तो कलश में 2 गेंद लाल और डाल दी जाती हैं। प्रश्न में कह रहा है बात कि भाई लाल निकली है तो 2 गेंद लाल और डाल दीजिए इसमें। ठीक है, तो फिर कलश में गेंद कितनी हो जाएंगी, लाल गेंद हो जाएंगी 7 और काली गेंद कितनी हो जाएंगी, काली गेंद हो गई 5। ठीक है ना, काली तो 5 ही है। अब उसके बाद में ये 7 हो गई, तो उसके बाद में कह रहा है कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो दूसरी लाल गेंद है ना इसको अपने ए से लिख देते हैं। दूसरी लाल गेंद जो है उसको अपने ए से लिख दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1 आ गई, क्योंकि E1 घटना तो पहले घट चुकी ना भाई, पहली गेंद तो लाल निकल चुकी है, उसके बाद में तो वो वापस रखी है और उसके बाद में गेंद निकाल रहे हैं, तो ये घटना तो पहले घट चुकी है, तो उसके बाद में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 7/12। ठीक है, और जब दूसरी गेंद एक हो गए, फिर उसके बाद में जब निकाली गई गेंद काले रंग की है, काली है तो 2 काली गेंद और रख दी जाती है, इसमें 2 काली गेंद कलश में और रख दी जाती हैं। ठीक है ना, तो कलश में लाल गेंद तो कितनी रहेगी भाई, काली निकली थी तो उसका मतलब काली 5 लाल और 5 काली थी। ठीक है ना, तो लाल तो 5 ही रह गई, काली तो 2 एक्स्ट्रा रखी, तो लाल तो हो गई 5 और काली कितनी हो गई, ये हो गई 7। ठीक है ना, अब उसके बाद में तो कलश से दूसरी गेंद के, यानी दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता, लाल निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, मतलब इसको क्या लिखेंगे कि भाई दूसरी गेंद लाल है उसको अपने ए से लिख रहे हैं ना, दूसरी गेंद जो है ना उसके लाल होने की प्रायिकता ए से लिख रहे हैं, तो दूसरी गेंद लाल हो इस ए से लिख रहे हैं इसको, और E2 मतलब कि पहली गेंद काली निकल गई, उसके बाद में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो लाल कितनी है 5 ही तो है,
और 5/12, टोटल है 12। ठीक है, अब देखो इसलिए लाल दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो जब पहली लाल गेंद निकली और तो उस समय लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी आई थी? 7/12, प्लस जब पहली काली गेंद निकली तो उसके बाद में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी आई थी? 5/12। जोड़ लो इनको, 7/24 प्लस 5/24 यानी कि 12/24, तो आ गया 1/2। देखो ये चीज़ बन रही है क्या? इसी को संपूर्ण प्रायिकता को हमने लिखा था कि भाई, यहाँ से मैंने लिखा भी था, उसमें लिखा था कि भाई ए की जो प्रायिकता थी वो क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर P1 इंटू A/E1 प्लस P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ऐसे लिखा था मैंने भी इससे पहले। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर काम हुई है। देखो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रायिकता, फिर इंटू A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और A प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, तो यही एक ही प्रश्न था ऐसा, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। ठीक है, और बाकी जो है ना, ये कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न है नहीं। इस टाइप का प्रश्न अगर कोई और मिले तो और कर लेना, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, इसमें आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ना, वो है अपनी बेस प्रमेय, और यहीं से जो है ना वो प्रश्न अपने को मिलेगा परीक्षा में भी। बेस प्रमेय, इस पूरे को मिटा देता हूँ अब, और अपन पढ़ते हैं बेस प्रमेय को। अब बेस प्रमेय, और यहीं से प्रश्न जो है ना बेस प्रमेय, ठीक है ना, बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम। देखो क्या है, इसको ध्यान से समझना है क्या कह रहा है। हालांकि इसका स्टेटमेंट जो है ना, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये स्टेटमेंट सब तक ही क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, मान लो कि E1, E2, E3 और इस प्रकार से En तक की घटनाएं हैं जो सभी मिलके और एक प्रतिदृश समष्टि S का निर्माण करती हैं। मतलब E1 और यूनियन E2, यूनियन E3 और यूनियन En, और ये बनाती हैं S। ठीक है, और इन्हीं में कोई एक घटना A और है, इनके अलावा कोई घटना और है A। ठीक है, तो कह रहा है कि जब एक घटना, अब उसमें उल्टा पूछ रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, A की प्रायिकता पूछ रहा था, इसमें क्या कह रहा है कि A भी घट गई, एक घटना जो है ना वो भी घट गई, उसके बाद में इनमें से किसी की भी प्रायिकता पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो देखो उस समय अपने क्या करना है, जैसे मान लो कि इनमें से कोई भी हो सकती है, एक घटना घट चुकी है। ठीक है, और किसी भी घटना की प्रायिकता अपने पूछ रहा है, जैसे मान लो कि आई भी घटना की प्रायिकता अपने पूछ रहा है, तो क्या करना अपने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ आई भी घटना इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन आई भी घटना। ठीक है ना, मतलब आई भी घटना की प्रायिकता और आई भी घटना घट चुकी तो उस समय ए की प्रायिकता बटे समेशन टोटल जो अपना इसका प्रायिकता जो अभी हमने पढ़ा था संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय जो है, उससे क्या था, सारा सभी का योग ही तो आया था, तो वो सभी का योग, मतलब जितनी भी घटनाएं इससे बन रही है ना उन सभी का योग, या यूं लिख दो कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन ई जे। ठीक है, जहां आई है वो भी एक से लेकर के मतलब एन तक कुछ भी हो सकती है, और जे है वो भी क्या हो सकता है, समेशन आएगा इसमें, जे इज इक्वल टू 1 to n। इसमें तो इसमें समेशन नहीं ऊपर वाले में, इसमें क्योंकि इसमें सभी का योग आएगा। ठीक है, नीचे और ऊपर किसी भी घटना की, जब मतलब एक घटना घटित हो गई है उसके बाद में ए की प्रायिकता इनमें से किसी भी की पूछ ले वो, ठीक है ना, तो आई भी घटना की अगर प्रायिकता निकालें तो वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ये समझ में आएगा। क्वेश्चन जो है ना वो देखते हैं, बट दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है ना, सभी का तरीका एक ही होगा, और इसमें एक चीज़ बताऊंगा मैं, वो चीज़ अपने को अच्छे से पकड़नी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो क्या है कि एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंद हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद हैं।
दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है तो इसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। देखो क्या कह रहा है कि दो थैले हैं, तो बैग फेस्ट यानी बैग फेस्ट जो है ना उसके अंदर और लाल गेंद कितनी है यानी रेड बॉल और काली गेंद ब्लैक बॉल, वो देखनी है कितनी है, ठीक है। और बैग 2 सेकंड बैग जो है ना उसमें लाल गेंद कितनी है और काली गेंद कितनी है, पहले तो ये लिखो, ठीक है। तो पहले बैग में क्या कह रहा है कि 4 लाल और 4 काली, 4 तो लाल है 4 ही काली हैं। दूसरे बैग में 2 तो हैं लाल और 6 है काली, ठीक है। अब देखो क्या करा आगे कि दोनों बैग में से 2 बैग थे, दोनों बैग पड़े थे अपने पास, ठीक है ना। अब देखो ध्यान समझना यहाँ पर बेस में क्यों लागू होती है कि 2 बैग पड़े थे अपने पास, ठीक है ना। अब उसमें से क्या क्या हमने 2 काम किए हैं। हमने पहले तो उसमें से एक बैग उठाया, उस बैग में से हमने गेंद निकाली, ठीक है, 2 काम हुए। और फिर वो गेंद जो है ना उसके कलर को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पहले हमने बैग को चुना, फिर हमने गेंद उसमें से गेंद निकाली है, ठीक है। तो उस गेंद की लाल या काली होने की प्रायिकता अपने पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर मतलब एक तो ये हुआ कि भी बैग को चुनना, घटना ये हो गई। जैसे मान लो कि E1 घटना तो पहले बैग को चुनना, E2 घटना दूसरे बैग को चुनना हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में से गेंद निकली है, वो नई घटना हो गई। भाई बैग किसी बैग को चुनना तो 2 घटना हो सकती हैं क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बैग ही 2 अपने पास है तो 2 ही घटना हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने एक नया काम किया उन दोनों गेंद बैग जो है हमारे पास है उस मतलब उनमें से एक बैग चुना और फिर उसमें से एक गेंद निकाली, तो वो एक तीसरी घटना हो गई, नई घटना हो गई, ठीक है, जो कि इन दोनों से संबंधित नहीं है। हालांकि संबंधित तो वो इसलिए अगर स्वतंत्र का नाम ले तो स्वतंत्र नहीं कह सकते यहाँ, क्योंकि स्वतंत्र तो नहीं है वो, क्योंकि वो इन्हीं बैग में से निकाली जा रही है, ठीक है। तो मतलब ये 2 घटना अलग थी कि बैग को चुनना और उसमें से बैग में से किसी गेंद को निकालना, वो तीसरी अलग घटना हो गई, ठीक है ना, वो इनसे अलग है। तो प्रतिदर्श समष्टि का अगर निर्माण करेंगे तो 2 ही करेंगे क्योंकि बैग तो 2 ही अपने पास, ठीक है ना। तो जब मतलब उसकी अगर बात करें संभावना तो अपने पास 2 ही हो सकते हैं कि बैग 1 को चुनना बैग 2 को चुनना, यही हो सकती है, ठीक है। लेकिन तीसरी घटना क्या हो गई, इसमें से एक नई घटना ये हो गई कि भाई जो बैग निकाला है उसमें से गेंद निकाली गई है, ठीक है। अब देखो इसमें इन प्रश्नों की खास बात यह है कि इन प्रश्नों को एंड में जाना आप और वहीं से बात पकड़ में आएगी सबसे पहले कि जो दे रखा ना कि भाई प्रश्न में कहेगा कि ये चीज है, ये घटना, ये काम हो चुका है, ठीक है ना। जो हो गया ना उसको तो आपको मानना है ए, ठीक है। और किसकी प्रायिकता पूछ रही है, उनमें से आप E1 E2 उनको मानेंगे, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न में क्या कर रहा है, ये एक मतलब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स हो गई है कि मतलब इनको पहचान कैसे करेंगे। प्रश्न में लास्ट में अपने ये कहेगा कि ये काम हो गया, ठीक है ना, और प्रायिकता इसी निकालो, जो हो गया ना उसको ये मान लो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि इस बात की क्या देखो क्या कह रहा है कि याद एक थैला चुना गया उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, इसका मतलब ये काम हो गया। तो एक घटना क्या हो गई, एक घटना गेंद का लाल होना, ठीक है, एक घटना होगी गेंद का लाल होना। अब कह रहा है कि क्या प्रायिकता है इसकी, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, गेंद प्रथम थैले से निकाली गई, इस बात की क्या प्रायिकता है, मतलब गेंद पहले थैले से निकाली गई इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है, E1 की प्रायिकता पूछ रहा है। E1 क्या है, पहला थैला ले लो और E2 क्या हो जाएगी, दूसरा थैला। तो E1 घटना क्या हो गई, प्रथम बैग को चुनना और E2 घटना हो गई दूसरी बैग को चुनना, ठीक है। हमें पूछ ये रहा है कि भाई गेंद लाल निकल गई है, जो हो गया वो काम वो नीचे, और E1 की प्रायिकता पूछ रहा है कि वो पहले थैले से निकाली गई थी, इस बात की प्रायिकता बताओ क्या होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो लिखो इनकी प्रायिकता E1 कितनी है, भाई थैले तो 2 ही है ना, बैग तो 2 ही है, तो दोनों की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/2 ही तो आएगी। भाई बैग 2 है तो दोनों में से पहले बैग को चुनेंगे तो भी 1/2 उसकी प्रायिकता, दूसरे को चुनेंगे तो उसकी प्रायिकता भी 1/2। अच्छा अब ये निकालना ना तो हमें इसकी उल्टी लिखनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1। मतलब ये हुआ कि E1 घटना घट गई उसके बाद में A की प्रायिकता। E1 क्या है, E1 प्रथम बैग, तो प्रथम बैग में से, और A क्या है, लाल गेंद, तो प्रथम बैग में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता। इसका मतलब ये हुआ कि भी पहला थैला लिया है और उसमें से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता। इसका मतलब अगर थ्योरेटिकल
समझें इसका, तो वो क्या हुआ, ये तो मैथमेटिकल भाग हो गया, इसका थ्योरेटिकल पूछे समझे तो क्या होगा कि मतलब इवन घटना, जो इवन क्या थे, पहला थैला है उसमें से लाल गेंद निकलने पर था। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ये बात है कि भाई प्रथम थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ इसमें तो मैंने लिख के बताई, फिर आगे से मैं सीधा ये चीज़ लिखूंगा, बस इतनी सी ये बात लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ चाहिएगा ना इसका उल्टा बनाना है अपने को। तो प्रथम थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, पहला थैला कौन सा था, ये था, इसमें लाल गेंद कितनी है, 4, टोटल कितनी है 8, तो 4/8 मतलब 1/2। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2 चाहिए ना, ये चाहिए, मतलब दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो दूसरे थैले में लाल गेंद कितनी है, 2 है, और टोटल कितनी है 8, तो इसकी हो गई बेटे 4। ठीक है, अब लगाएंगे बेस पर में, बेस पर में से क्या पूछा अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑन ए, ये तो पूछा है। अब लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये लिख दोगे। ठीक है ना, यहाँ E2 की अगर पूछा तो E2 लिखते, और फिर इसको उल्टा करके लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1। ठीक है, अब नीचे शुरू कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। अगर ये E3 और होता ना तो आगे और लिख देते, E3, E4 होता तो और लिख देते आगे। ठीक है, नीचे तो सभी का टोटल आएगा। अब रख दो मान सारे E1 की प्रायिकता 1/2 गुणा ए ऑन E1 की प्रायिकता 1/2 प्लस E1 की प्रायिकता 1/2 प्लस E2 की प्रायिकता 1/2 गुणा ए ऑन E2 की प्रायिकता 1/4, ऊपर 1/4 हो गया, नीचे 1/4 प्लस 1/8, 1/4 बटे ये हो जाएगा आपका 3/8, 2 नंबर और 4 नंबर कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो लाल गेंद तो निकल गई, उस लाल गेंद निकली है तो उस समय पहला गेंद जो बैग चुनने की प्रायिकता वो 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी अपनी बेस पर में। और देखो इन पर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ऐसे सारे प्रश्न इसी प्रकार से हैं। देखो ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है तीसरा भी, और चौथा भी ऐसा ही है। चलो फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी या तो उसका तुक्का लगाएगा या फिर उसका उत्तर जानता है। ठीक है, मान लें कि उसके उत्तर जानने की जो प्रायिकता वो 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि पहले तो लास्ट में चले जाओ, ठीक है ना, लास्ट में चले जाओ। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। मतलब ज्ञात क्या है, सही उत्तर देना। प्रायिकता किसी पूछी है कि वो उत्तर जानता है। ठीक है ना, जिसकी प्रायिकता पूछी है वो E1 होगी, जो जानता है जो ज्ञात है वो ए होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए क्या चीज़ है, पहले वो लिखो। क्या कह रहा है प्रश्न में कि वो क्या करना क्या है उसके पास, यानी इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई उनका उत्तर जानता है, जबकि ये ज्ञात है। ज्ञात क्या है, उसने सही उत्तर दिया है, उसने सही उत्तर दिया, ये ज्ञात है, प्रश्न में दे रखा है, इसमें जो लगाई दे रखा है इस बात को कि भाई ये ज्ञात है कि वो उत्तर जानता है। तो एक घटना तो होगी छात्र उत्तर जानता है। ठीक है, इस बात की क्या प्रायिकता है, इस बात की क्या प्रायिकता है, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। ये जो है ना वो ज्ञात क्या है कि उसने सही उत्तर दिया है, सही उत्तर देना। ठीक है, और प्रायिकता किसी पूछी है कि वो उत्तर जानता है, उत्तर जानना। ठीक है ना, ऐसी प्रायिकता पूछी है। तो फिर दो, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है, और उत्तर का अनुमान लगाता है। E2 घटना पर मान लेते हैं कि भाई
उत्तर का अनुमान लगाता है, ठीक है। और ये उत्तर जानता है, E1 घटना हो गई उत्तर का जानता हो, और E2 घटना हो गई उत्तर का अनुमान लगाता है। अब क्या कह रहा है ये कि भाई सही उत्तर दिया उसने, उत्तर सही दिया है, उस समय उसके उत्तर जानने की प्रायिकता पूछी है, ये अपने पूछी है, ठीक है। अब हमें E1 की प्रायिकता चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले तो ये लिखो। तो उत्तर जानने की प्रायिकता दे रखी है उसने कि भाई उत्तर जानता है, इसकी प्रायिकता 3/4 है, प्रश्न में कह रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी अनुमान से उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, ठीक है। प्रश्न में दे रखी बात। फिर हमें चाहिए इनका उल्टा, यानी A ऑन E1 चाहिए, इनके उल्टे चाहिए ना। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1, और मैं अब पीछे से लिख के लाऊंगा इसको थ्योरेटिकल रूप में। क्या A1 क्या चीज़ है, सॉरी A ऑन E1, हाँ उल्टो लिख दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1 मतलब सही उत्तर जानता है, अगर उत्तर जानता है तो उस समय सही उत्तर देने पड़ेगा, ठीक है ना। उत्तर जानता है उस समय सही उत्तर देने पड़ेगा, जब छात्र उत्तर जानता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी, सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी होगी। उत्तर जानता है तो उस समय सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी होगी, सही देगा फिर तो। अरे भाई उत्तर जानता तो उत्तर सही देगा, ठीक है ना, तो उसकी क्या संभावना रहेगी, वो सही देगा फिर, ठीक है ना। ये तो निश्चित घटना होगी, भाई उत्तर जानता तो सही उत्तर देगा, ठीक है। अच्छा, और वो अलग केस बनता है कि भाई उत्तर जानता फिर भी जानबूझ के गलत दे दे, वो बात अलग है, ठीक है ना, ये चीज़। लेकिन अगर उत्तर जानता तो सही उत्तर देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E2, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उत्तर का अनुमान लगाता है, अनुमान लगा के सही उत्तर देने की प्रायिकता, ठीक है ना। सही उत्तर देना एक क्या है जिसकी प्रायिकता, सही उत्तर देने की प्रायिकता जब वो अनुमान लगाता है। तो अनुमान लगा करके छात्र द्वारा, जब छात्र अनुमान लगाता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता, उत्तर देने की प्रायिकता, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, उस समय जब सही उत्तर देने की प्रायिकता, तो मैं इसको लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E2, ठीक है। वो कितनी दे रखी है, प्रश्न में कह रहा है वो कि जब वो अनुमान लगाता है तो अनुमान लगा के सही उत्तर देने की प्रायिकता जो है ना वो कितनी है। छात्र प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। तो बस ये हो गई, A भी हो गई, E1 E2 भी हो गई, इसके और इसके अलावा कोई और घटना है नहीं। चलो भाई लिख दो फिर बेस पर में से, बेस पर में से क्या कैसे पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कब, जब A घटना घट चुकी है। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1। अगर यहाँ E2 होता तो यहाँ ऊपर E2 आता, ठीक है। और नीचे तो अपने को जितने भी है ना, A1 है तो E1 वाले लिख दो, 2 है तो 2 आ जाएंगी, 3 है तो 3 आ जाएंगी, E2 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E2 रख दो मान सारे सारे। E1 का मान कितना है, 3/4, और A ऑन E1 1/3/4 गुणा 1 प्लस E2 की प्रायिकता कितनी है, E2 की प्रायिकता 1/4 है, और A ऑन E2 की भी है 1/4। कर लो सोल्व, जो भी आए वो आ जाएगा, ऊपर कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 3/4 को 1 से गुणा करें 3/4 ही आएगा, फिर बटे में कितना आ जाएगा 3/4, तो ये हो गया, और प्लस का हो जाएगा 1/16, ठीक है। 3/4 और फिर बटे में कितना हुआ, ये 16 एलसीएम आएगा तो 7/16, ठीक है। 4×3=4×16, ये कैसे हो गया अभी, तो उत्तर गलत आ गया, 1/16। तो 1 नंबर और 4 नंबर गुणा हो जाएगा, 4×3=12 बनेंगे, तो हैं ये उत्तर गलत कैसे आ गया, क्योंकि प्रायिकता ऐसे नहीं हो सकती हुई, 12/7 तो नहीं आ सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती प्रायिकता, ठीक है। देखो कहाँ गलत हुई है, प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, ठीक है। और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है, उसने सही उत्तर का अनुमान लगाने कर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है।
तो उत्तर जानता है इस बात की प्रायिकता पूछ रहा है ये तो सही है या तो 3/4 1 हो गया 3/4 1 मिनट 13/16 आएगा ये। देखो ये गलत हो गया, अपन ने गलत किया है। देखो ये कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। 4 चौक 16 4 16 एलसीएम आएगा 4 चौक 16 4 3 12 13 आएगा ये 13/16 आएगा बस। ठीक है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 4 3 12 12/13। एक से छोटी आएगी प्रायिकता जो है ना वो एक से छोटी आएगी, प्रायिकता एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो ये अपना आंसर भी सही है, तो 12/13 आएगा इसका। ठीक है ना, ओ सॉरी ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, देख लेना फिर पीछे। तो ये थी अपनी बेस पर में कुछ क्वेश्चन अपन ने किए हैं, कुछ क्वेश्चन और करेंगे इसमें। ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में इसमें से प्रश्न आएगा, तो कुछ क्वेश्चन अपन अगली क्लास में और करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।